फू खुशी से जवाब देती है कि चू आखिरकार जाग गई है और पूछती है कि क्या उसे कोई तकलीफ हो रही है। चू कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह जानना चाहती है कि वह अपने पिता के साथ पैसे क्यों नहीं खर्च कर रही है और इसके बजाय अस्पताल में क्यों है। फू बताती है कि किंडरगार्टन जाने के लिए चू को एक चेकअप करवाना जरूरी था, इसलिए उसके पिता उसे अस्पताल लाए हैं। यह सुनकर चू थोड़ी डर जाती है और कहती है कि वह समझ गई, लेकिन वह कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती क्योंकि उसे दर्द से डर लगता है। फू उसे आश्वासन देती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चेकअप पहले ही हो चुका है और किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। चू कमरे में चारों ओर देखने लगती है। फू यह देखती है और पूछती है कि क्या वह अपने पिता को ढूंढ रही है, फिर उसे बताती है कि लगता है कि वह अभी उसके लिए एक बॉडीगार्ड काम पर रख रहे हैं। उसी समय फोन अस्पताल पहुंचता है, जिससे चू बहुत खुश हो जाती है। फोन पूछता है कि क्या वह जाग गई है और क्या उसे कोई तकलीफ हो रही है। चू जवाब देती है कि वह बहुत आराम से सोई और फिर पूछती है कि उसके नए कपड़े कहाँ हैं। फोंग यह देखकर खुश होता है कि वह स्वस्थ और खुश है, उसे चिंता न करने के लिए कहता है और बताता है कि उसने पहले ही किसी को कपड़े घर पर रखने के लिए भेज दिया है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि जब वे वापस जाएंगे तो वह उन्हें देखेगी। फू फिर फोन से पूछती है कि क्या उसे चू के लिए एक बॉडीगार्ड मिल गया है। फोन रुकता है, उसे एहसास होता है कि वह भूल गया था और फिर दरवाजे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि बॉडीगार्ड वहीं है। फू चारों ओर देखती है, लेकिन उसे सिर्फ चू की ही लंबाई का एक छोटा लड़का पास खड़ा दिखाई देता है। वह लड़का हाथ हिलाता है और विनम्रता से अपना परिचय पाताल लोक के दानव सम्राट के रूप में देता है। यह साफ हो जाता है कि सीओ ने लोगों को डराने से बचने के लिए एक इंसान का रूप ले लिया है। फू उस छोटे बच्चे को देखकर पूरी तरह से हैरान है। वह फोन की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि असली बॉडीगार्ड कहाँ है, कहती है कि उस अजीब बच्चे के अलावा वहाँ कोई मौजूद नहीं है। फोन शांति से बताता है कि जिस बच्चे का वह जिक्र कर रही है वह वास्तव में वही बॉडीगार्ड है जिसे उसने काम पर रखा है और उसे बस उसे जो कहकर बुलाने के लिए कहता है। फू हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि कहीं फोन का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। सो तब कहता है कि वह बच्चा नहीं है और दावा करता है कि वह 2000 साल से ज्यादा का है। अभी भी यकीन न करते हुए फू उसके मोटे गाल पकड़ती है और उन्हें खींचने लगती है। सवाल करती है कि क्या यह कमजोर बच्चा सच में वह बॉडीगार्ड हो सकता है जिसका जिक्र फोन ने किया था। फोन उससे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, कहता है कि उसके रूप से धोखा न खाए क्योंकि वह बहुत भरोसेमंद और शक्तिशाली है। सो फू का हाथ अपने गालों से हटाता है और उसे चेतावनी देता है कि वह इस तरह अपमान करना बंद करे, नहीं तो वह विनम्र नहीं रहेगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी चेतावनी पूरी कर पाता, फू उसके मुंह में एक लॉलीपॉप डाल देती है और धीरे से उसे कहती है कि वह जाकर वहां खेले। लॉलीपॉप देखकर वो बच्चा तुरंत उसकी बात मान लेता है। फू फिर से फोन की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या इसी का मतलब था बहुत भरोसेमंद। फोन अब थोड़ा शर्मिंदा है, मानता है कि वह अपनी कही बात वापस लेता है, स्वीकार करता है कि बच्चे को स्पष्ट रूप से कुछ और मार्गदर्शन की जरूरत है। फिर फोन जो को अस्पताल के कमरे से बाहर ले जाता है और उसकी जमकर पिटाई करता है। वह दानव सम्राट को याद दिलाता है कि उसका एकमात्र काम लिटिल गर्ल की रक्षा करना है। ऊपर से यह एक बच्चे की पिटाई जैसा लग सकता है, लेकिन जो एक 2000 साल का दानव है, 5 साल का बच्चा नहीं। दुर्भाग्य से फू इसे उस तरह से नहीं देखती और वह सोचती है कि फोन ने सच में उस बच्चे को सिर्फ एक लॉलीपॉप से जाने के लिए मारा है। हालांकि वह एक बहाना बनाता है और कहता है कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। वह उसे बताता है कि चोटें तब लगी जब जो गलती से खुद ही सीढ़ियों से गिर गया। फोंग एक शानदार अभिनय भी करता है, जो से कहता है कि अगली बार इतना लापरवाह न हो क्योंकि अगर लिटिल गर्ल को कुछ भी हुआ तो उसका दिल टूट जाएगा। यहाँ तक कि लिटिल गर्ल भी जो से सीढ़ियां चढ़ते समय ज्यादा सावधान रहने और रेलिंग पकड़ने के लिए कहती है। और फिर भी फू इस पूरे नाटक से पूरी तरह से प्रभावित नहीं होती। थोड़ी देर बाद फोंग अपनी बेटी को गोद में लेता है और उसे अपनी गोद में बिठाता है। वह फू की चिंताओं को भी दूर करता है और कहता है कि उसे जो की चोटों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका शरीर बहुत मजबूत है। सबसे जरूरी बात यह है कि जो को लिटिल गर्ल के साथ पूरा दिन बिताने का कोई तरीका ढूंढा जाए। लेकिन उस मामले पर विचार करने से पहले फू पूछती है कि उसका और जो का क्या रिश्ता है। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, वह ज्यादा समझदार बच्चा बोलने लगता है। वह कहता है कि वह और पूज्य दानव पहली बार लगभग 200 साल पहले मिले थे और उन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी। लड़ाई के अंत तक वह हार गया और उस दिन से वह पूज्य दानव का प्रशंसक बन गया। यह पूरी कहानी फू को बिल्कुल समझ नहीं आती, जो बस यह सोचती है कि जो को एक सामान्य स्कूल में नहीं बल्कि एक विशेष स्कूल में भेजने की जरूरत है। शुक्र है, फोन बच्चे को चुप रहने के लिए कहता है और वह तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है। फोन खुद एक झूठी कहानी बनाता है और कहता है कि जायरो उसके दूर के रिश्तेदारों में से एक का बच्चा है। अगर फू इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है तो वह बच्चे को पूरे दिन बड़बड़ाते रहने दे सकता है। फू यह बर्दाश्त नहीं करना चाहती और कहती है कि वह इस स्पष्टीकरण से सहमत है। वह कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह गंभीर है या मजाक कर रहा है, लेकिन अगर वह चाहता है कि बच्चा हमेशा चुके साथ रहे तो उन्हें उसे उसी प्री स्कूल में दाखिल कराना होगा। और यह ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि जायरो की उम्र लिटिल गर्ल चुकी ही उम्र जितनी है। हालांकि दानव सम्राट इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वह एक 2000 साल का प्राणी है और अब उसे स्कूल जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। फोन तुरंत अपनी हथेली के चारों ओर एक नीली आग पैदा करता है और जो से पूछता है कि क्या उसे अपनी बेटी के साथ स्कूल जाने में कोई समस्या है। बच्चा धमकी को समझ जाता है और तुरंत अपना रुख बदल लेता है। चू बहुत खुश है कि अब उसका एक नया दोस्त होगा। फोन उससे यह भी वादा करता है कि जब जो हर समय उसके आसपास रहेगा तो कोई भी उसे कभी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद वे सभी अस्पताल से फोन के अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। रहने के बाद जो फिर से लिटिल गर्ल से अपना परिचय कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसका नाम जो है और वह पाताल लोक का दानव सम्राट है। वह बच्चा पूज्य दानव की बेटी का बॉडीगार्ड होने पर अपना गर्व व्यक्त करता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, फोन उसके सिर को एक बास्केटबॉल की तरह पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है कि वह उसकी बेटी से दोबारा इस तरह की बातें न करे। फू फिर लिटिल गर्ल को पकड़ लेती है और कहती है कि अब उसके सोने का समय हो गया है। एक बार जब महिलाएं चली जाती हैं, फोन और जो बातचीत शुरू करते हैं।
जो कहता है कि वह पूज्य दानव के इस कोमल पक्ष से पूरी तरह से अनजान था। अगर पाताल लोक को यह पता चला तो उसकी प्रतिष्ठा को गंभीर चोट पहुंचेगी। लेकिन जो फोन को चिंता न करने का आश्वासन देता है क्योंकि वह कोई बात नहीं बताएगा। हालांकि अपने ज्यादा उत्साह में जो धीरे से फोन को थपथपाता है, जिसके लिए उसे एक बहुत अच्छा थप्पड़ मिलता है। अगली सुबह फोन और फू बच्चों को प्राइमरी स्कूल ले जाते हैं। फोन उन्हें शाम को बाद में लेने का वादा करता है और उन्हें एक अच्छे दिन की शुभकामनाएं देता है। फिर वह पैदल ही घर की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वह चल रहा होता है उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी के कमरे में कोई खिलौने नहीं है। चूंकि वह खाली है और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वह जाकर उसके लिए कुछ खिलौने खरीद सकता है। लेकिन तभी एक बदसूरत बिल्ली के रंग की कार उसके ठीक सामने रुकती है। टैन तुरंत कई संदिग्ध दिखने वाले लोगों के साथ कार से बाहर निकलता है और फोन से बहस करना शुरू कर देता है। फोन खुश है कि टैन उसके पास आया क्योंकि वह सच में उबने लगा था। फोन वादा करता है कि वह एक ऐसे लड़के की तरह कोमल होगा जिसे अभी तक मारने का मौका नहीं मिला है। टैन और उसके गुंडे ऐसे हंसने लगते हैं जैसे फोन ने दुनिया का सबसे अच्छा चुटकुला सुनाया हो। टैन अपने आदमियों को बताता है कि यह बहुत मजेदार है कि यह लेस्बियन जैसा दिखने वाला लड़का सोचता है कि वह उन सभी को अकेले हरा सकता है। फोंग, जिसमें मजाक की एक भी नस नहीं है, इस बात को गंभीरता से लेता है और वादा करता है कि उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। एक गंजा गुंडा वापस पलटता है, फोन को बच्चा कहता है और बताता है कि उसने फोन के बारे में सब कुछ पहले ही जांच कर ली है। उनके शोध के अनुसार फोन बस एक आवारा है जो एक छोटे टूटे फूटे इलाके में रहता है। इसलिए उसके पास अमीर टैन के खिलाफ लड़ने का कोई मौका नहीं है, जिसके बाल भी ऐसे हैं जो 2000 के दशक की शुरुआत की कराटे फिल्मों में हर गुंडे के होते थे। फोन हंसने लगता है और उनसे कहता है कि अगर उनकी जांच के नतीजे यही हैं, तो जिसने भी यह शोध किया है उसे तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। वह उनसे कहता है कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वे किससे पंगा ले रहे हैं। उस गंजे गुंडे का इस गुस्ताख लड़के से सब्र टूट जाता है और वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन टैन उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने गुंडे को बताता है कि वह खुद फोन से निपटना चाहता है। टैन तब फोन की तरफ चलता है और सुलह का आखिरी मौका देता है। वह कहता है कि वह फोन को फू से दूर रहने का एक आखिरी मौका दे रहा है। अगर फोन ऐसा करता है तो उसे अब किसी से परेशान नहीं होना पड़ेगा, और दूसरी तरफ अगर वह प्रस्ताव को मना कर देता है तो सारी हदें पार हो जाएंगी। फोन टैन से इस उबाऊ धमकी को अपने पास रखने और लड़ने के लिए कहता है अगर उसमें सच में हिम्मत है। इसके साथ ही सारी बातचीत खत्म हो जाती है और टैन अपने आदमियों को इस छोटे बदमाश को मौत के घाट उतारने और उसे अपनी लड़की चुराने के नतीजे दिखाने का आदेश देता है। गुंडे बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें आखिरकार हिंसा के लिए काम पर रखा गया है। वे सभी लाठियों के साथ फोन पर कूद पड़ते हैं, लेकिन वह हर हमले से आसानी से बच जाता है। फिर वह अपनी शैतानी शक्तियों का उपयोग करके अपनी तर्जनी उंगली से ऊर्जा की किरणें निकालता है और एक एक करके गुंडों को हरा देता है। टैन को कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है क्योंकि उसके किराए के बॉडीगार्ड ऐसे गिरना शुरू हो जाते हैं जैसे 30 की उम्र के एक आदमी के बाल झड़ते हैं। फोन तब अपनी तर्जनी उंगली टैन के बड़े माथे पर रखता है। वह बदमाश डर से कांपने लगता है और फोन को उसके खिलाफ कुछ भी करने से मना करता है क्योंकि वह हान परिवार का वारिस है, जो पूरे शहर के सबसे शक्तिशाली व्यापारिक घरानों में से एक है। टैन चेतावनी देता है कि उससे पंगा लेने के गंभीर परिणाम होंगे। फिर भी फोन दूसरों की सलाह सुनने वाला कभी नहीं रहा, इसलिए वह टैन को कई फीट दूर फेंक देता है। फोन तब टैन के बेहोश शरीर के पास जाता है और कहता है कि उसे धमकी देना पसंद नहीं है। फिर वह टैन के शरीर पर पैर रखता है और ऐसे आगे बढ़ता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। स्कूल में वापस फू 2 नए छात्रों के साथ किंडरगार्टन पहुंचती है। वह सबको उनका गर्मजोशी से तालियां बजाकर स्वागत करने के लिए कहती है ताकि वे सहज महसूस कर सकें। सभी बच्चे नए दोस्त पाकर बहुत उत्साहित लगते हैं और खुले दिल से उन दोनों का स्वागत करते हैं। फू फिर नए छात्रों से अपना परिचय देने के लिए कहती है। चू हमेशा की तरह प्यारी है और कहती है कि वह सभी छात्रों के साथ अच्छी दोस्त बनना चाहती है। फू सबको प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या वे चू के दोस्त बनना चाहते हैं, और हर कोई जोरदार हाँ में जवाब देता है। फू फिर जो की तरफ मुड़ती है और कहती है कि अब उसकी परिचय देने की बारी है। हालांकि यह कोई सामान्य बच्चा नहीं है, बल्कि एक 2000 साल का दानव है जो एक छोटे इंसान के शरीर में फंस गया है। इसलिए वह अहंकारी ढंग से सभी को कमजोर कहता है और उन्हें उसे श्वेत सम्राट कहकर बुलाने के लिए कहता है। वह खुले तौर पर कहता है कि उसका एकमात्र काम चू को किसी भी ऐसे व्यक्ति से बचाना है जो उसे परेशान करता है। फू पहले से ही उसके व्यवहार से परेशान है, जबकि दूसरे छात्र सोचते हैं कि यह बहुत मजेदार है कि जो ऐसे बात करता है जैसे वह 60 साल का हो। दुर्भाग्य से जो हंसी को बहुत अच्छी तरह से नहीं लेता है और धमकी देता है कि अगर उन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया तो वह सभी बच्चों की चमड़ी उधेड़ देगा। हालांकि वो स्थिति को संभालती है और जो को नाराज न होने और 2 खाली सीटें ढूंढने के लिए कहती है। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती है कि जो हर दूसरे बच्चे से बहुत अलग। फू तब दोनों नए छात्रों के लिए अलग अलग सीटें तय करती है, लेकिन जो इससे खुश नहीं है। वह बताता है कि उसका पूरा काम चू की रक्षा करना है, इसलिए उससे अलग बैठने का कोई मतलब नहीं है। जब फू कहती है कि कोई सीट नहीं बची है, तो जो चू की डेस्क की तरफ चलता है और उसके बगल में बैठे बच्चे को धमकी देना शुरू कर देता है। फू उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे दूसरे छात्रों से अच्छे से बात करने के लिए कहती है। लेकिन चूंकि जो एक राक्षस है जिसे कभी भी किसी को खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उसे नहीं पता कि ऐसा कैसे करना है। वास्तव में वह फू के साथ भी आक्रामक होना शुरू कर देता है। छोटा जो फू को सिर्फ लड़की कहकर बुलाता है और उससे चुप रहने के लिए कहता है अगर वह कोई मुसीबत नहीं चाहती है। वह उसे भविष्य में उसका ज्यादा सम्मान करने के लिए भी कहता है क्योंकि उसकी छोटी लंबाई के बावजूद वह एक साथ 100 लोगों की पीठ की मालिश कर सकता है। उसके अभद्र रवैये से फू का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो जाता है, जिससे वह खुद पाताल लोक की एक दानव की तरह दिखने लगती है। वह उसके गाल खींचती है और गुस्से में सवाल करती है कि क्या उसने अपने मालिक फोन से ऐसे बोलना सीखा है। दूसरी तरफ फोन एक शॉपिंग मॉल में व्यस्त करता है कि यह दानव राजा फोन का जादू है जिसने उसे रोक दिया है। वह उससे दूर हो जाता है और एक डरे हुए पिल्ले की तरह एक कोने में छिप जाता है। उससे कहता है कि उसे चोट न पहुंचाए।
इस बीच फू भी उतनी ही हैरान है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसका कमजोर शरीर ऐसे शक्तिशाली हमले को कैसे रोक सकता है। लेकिन तभी वह सुरक्षा तावीज देखती है जो फोंग ने पहले उसके हाथ पर बनाया था, जो एक असाधारण मात्रा में ऊर्जा पैदा करना शुरू कर देता है।